सबसे बड़ा पाप अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द हमें आज भी याद दिलाते हैं कि न्याय के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। बिल्कुल। नमस्ते। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं काफी पेचीदा मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये मामला कैलिफोर्निया का है, जहां हाल ही में एक बिल SB 509 को वहां के गवर्नर ने वीटो कर दिया। हाँ, और ये बिल सीधे तौर पे जुड़ा है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन से। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी सीमा पार दमन, और इसके आरोप लग रहे हैं खासकर उत्तरी अमेरिका में बसे सिख समुदाय के कुछ सदस्यों के संदर्भ में। तो गवर्नर के इस वीटो ने, जैसा कि scroll.in के एक विश्लेषण में बताया गया है, एक बड़ी बहस छेड़ दी है। नमस्ते। और ये विषय सिर्फ कैलिफोर्निया तक ही सीमित नहीं है। इसके तार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मानवाधिकारों और हाँ, विभिन्न देशों के डायस्पोरा समुदायों की राजनीति से भी जुड़े हैं। खासकर जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अहम हो जाता है। क्यों? मतलब UPSC के लिहाज से कैसे? क्योंकि ये GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स और GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब कुछ होता है। यहाँ सिर्फ घटना जानना काफी नहीं, उसके पीछे की कड़ियों को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बिल SB 509 आखिर था क्या? इसका मकसद क्या था? देखिए, SB 509 का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था कैलिफोर्निया की जो लोकल पुलिस है, उन्हें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की घटनाओं को पहचानने और उन पर सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए ट्रेन करना। और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे। हाँ, मतलब जब कोई सरकार अपने देश की सीमाओं के बाहर रह रहे अपने ही नागरिकों, खासतौर पर जो उनकी आलोचना करते हैं या उनसे असहमत हैं, उन्हें डराने, धमकाने, चुप कराने की कोशिश करे या फिर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक हमला ही नहीं, बल्कि इसमें ऑनलाइन ट्रोलिंग, जासूसी, परिवार को धमकाना, ये सब शामिल हो सकता है। बिल्कुल। और ये बिल पुलिस को यही पैटर्न पहचानने में मदद करने के लिए था, ताकि वो समझ सकें कि कोई आम सा दिखने वाला अपराध कहीं किसी विदेशी सरकार के इशारे पर तो नहीं हो रहा। और ये ट्रेनिंग कौन देने वाला था? बिल के मुताबिक ये जिम्मेदारी कैलिफोर्निया के आपातकालीन सेवा कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज OES की थी। और इसका सालाना खर्चा भी अनुमानित था करीब $5,72,000, लगभग 4.8 करोड़ रुपए। तो कैलिफोर्निया में इसकी खास जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसा आपने कहा, सिख समुदाय का जिक्र आया। हाँ, क्योंकि कैलिफोर्निया में अमेरिका की सबसे बड़ी सिख आबादियों में से एक रहती है। अंदाजा है कि अमेरिका के कुल सिखों में से करीब 40% यानी 2.5 लाख के आसपास कैलिफोर्निया में है। 2.5 लाख काफी बड़ी संख्या है। जी। और बिल के जो समर्थक थे, जैसे कि सिख कोएलिशन, उनका यही कहना था कि इस समुदाय के कुछ लोगों को, खासकर उन्हें जो खालिस्तान आंदोलन के समर्थक हैं, निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि स्थानीय पुलिस इस खतरे को समझे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बिल एकदम से हवा में तो नहीं आया होगा। इसके पीछे जरूर कुछ घटनाएं रही होंगी, कुछ चिंताएं रही होंगी, भले ही बिल में किसी देश का नाम न लिया गया हो। बिल्कुल सही। बिल लाने के पीछे मुख्य वजह उत्तरी अमेरिका में सिख कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने की घटनाएं ही थीं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करते हैं, जिसे भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। और भारत सरकार ने इससे जुड़े कई संगठनों को बैन भी किया है। हाँ, और पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी गंभीर घटनाएं हुई जिन्होंने इस ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की चिंता को बहुत बढ़ा दिया। जैसे कि कनाडा में हुई वो घटना, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मामला था। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तान आंदोलन के एक जाने माने चेहरे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और फिर कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीधे भारत सरकार पर आरोप लगा दिया। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सरकारी एजेंट्स पर उंगली उठाई। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया और दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आ गया। ये तो ही कनाडा की बात, लेकिन इसका असर यकीनन अमेरिका में भी महसूस किया गया होगा। वहां भी तो एक मामला सामने आया था। हाँ, निज्जर की हत्या के कुछ ही महीने बाद नवंबर 2023 में अमेरिका के न्याय विभाग ने दावा किया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले एक सिख कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया है। पन्नू जो सिख्स फॉर जस्टिस चलाते हैं, जिसे भारत ने बैन किया हुआ है। वही अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि एक भारतीय सरकारी अधिकारी ने पन्नू की हत्या के लिए किसी को सुपारी देने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति असल में FBI का मुखबिर निकला। ये बहुत सनसनीखेज खुलासा था। तो ये दो बड़े मामले
निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की कथित साजिश ये उस पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं जिसे ये बिल एड्रेस करना चाहता था। क्या कैलिफोर्निया में भी लोकल लेवल पर ऐसी घटनाएं हुई? हाँ, कैलिफोर्निया से भी ऐसी खबर आई। कई सिख कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका पीछा किया जा रहा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कुछ ने तो ये भी कहा कि FBI ने उन्हें संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है। कोई खास उदाहरण? एक घटना अगस्त 2024 की है। वुडलैंड, कैलिफोर्निया के एक सिख कार्यकर्ता हैं, सतिंदर पाल सिंह राजू, जो निज्जर के सहयोगी बताए जाते हैं। उन पर हाईवे पर गाड़ी चलाते समय गोली चलाई गई। वो बच गए, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है। राजू का मानना है कि ये राजनीतिक हमला था। अच्छा, ये तो वाकई गंभीर बात है। और फ्रेस्नो में भी कुछ हुआ था शायद। हाँ, अक्टूबर 2023 में फ्रेस्नो में कुछ हिंदू नेताओं ने वहां के पुलिस चीफ से मिलकर 2 स्थानीय सिख नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े होने के, और उन पर नजर रखने को कहा था। पुलिस चीफ ने क्या किया? तत्कालीन चीफ पैको बाल्डेरामा ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्हें ये आरोप थोड़े अजीब लगे और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि कैसे ये तनाव जमीनी स्तर पर समुदायों के बीच भी पहुंच रहा था। हाँ, तो ये सब घटनाएं मिलकर वो पृष्ठभूमि तैयार करती हैं जिसमें ये SB 59 बिल लाया गया। पर दिलचस्प बात यह है कि इसे कैलिफोर्निया की विधायिका में, मतलब सेनेट और असेंबली, दोनों जगह जबरदस्त समर्थन मिला था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया सीनेट में ये 38-0 से पास हुआ और असेंबली में 47-0 से। हालांकि असेंबली में 21 सदस्य वोटिंग के समय मौजूद नहीं थे, पर जितने थे सबने पक्ष में वोट दिया, मतलब किसी ने भी विरोध नहीं किया। दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित। फिर भी गवर्नर गेविन न्यूसम ने वीटो कर दिया। तो जाहिर है बिल का विरोध भी हो रहा होगा। किसने विरोध किया और क्यों? बिल्कुल, बिल का विरोध मुख्य रूप से कुछ हिंदू अमेरिकी समूहों ने किया, जिनमें हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन प्रमुख था। उनका मुख्य तर्क ये था कि बिल की भाषा बहुत अस्पष्ट है, बहुत व्यापक है। अस्पष्ट किस मायने में? उनका डर था कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की आड़ में कहीं हिंदुओं, भारतीय अमेरिकियों या दूसरे जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह न बढ़ जाए, कि ये बिल एक तरह से इस पूर्वाग्रह को संस्थागत बना सकता है। मतलब उन्हें लगा कि बिना ठोस सबूतों के किसी समुदाय विशेष को शक के दायरे में लाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। उनका कहना था कि ये बिल नागरिक अधिकारों के लिए खतरा बन सकता है, और जब गवर्नर ने वीटो किया तो HAF ने इसे सभी कैलिफोर्निया वासियों के नागरिक अधिकारों की जीत कहा। ये क्लासिक दुविधा है, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। तो गवर्नर न्यूसम ने अपने वीटो संदेश में क्या कारण बताया? क्या उन्होंने HAF की चिंताओं का जिक्र किया? नहीं, गवर्नर ने सीधे तौर पर AHF की चिंताओं का उल्लेख नहीं किया। उनका तर्क ज्यादातर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक था। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया का जो आपातकालीन सेवा कार्यालय है, OES है, वो पहले से ही संघीय भागीदारों, मतलब फेडरल एजेंसीज के साथ मिलकर इस मुद्दे पर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अवेयरनेस पर पुलिस के लिए ट्रेनिंग विकसित कर चुका है। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि काम तो पहले से हो रहा है। हाँ, उनका कहना था कि अलग से कानून बनाने की बजाय ये मुद्दा प्रशासनिक तरीके से और फेडरल एजेंसीज के साथ समन्वय बनाकर बेहतर ढंग से निपटा जा सकता है। हालांकि मैं लेखक के इरादे की सराहना करता हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन ये प्रशासनिक कार्रवाई से बेहतर होगा। तो विधायिका को लगा कानून जरूरी है, गवर्नर को लगा मौजूदा व्यवस्था काफी है। ये तो शासन का एक दिलचस्प पहलू है, विधायी बनाम प्रशासनिक कार्यवाही और राज्य बनाम केंद्र की भूमिका। बिल्कुल, और गवर्नर के इस तर्क से बिल के समर्थक जाहिर तौर पर निराश हुए। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के प्रमुख हैं प्रितपाल सिंह। उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टियों के सांसदों ने 38-0 और 47-0 से वोट दिया है कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए, तो गवर्नर से भी यही उम्मीद थी। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिल का समर्थन सिर्फ सिख कोalition ने नहीं किया था। जैसा कि स्रोत बताता है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स जैसा एक प्रगतिशील हिंदू समूह भी इसके पक्ष में था। हाँ, और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी, और यहाँ तक कि कैलिफोर्निया पुलिस चीफ्स एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया था। पुलिस प्रमुखों का समर्थन, ये तो काफी मायने रखता है। इसका मतलब है कि शायद कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी लग रहा था कि इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। जी, ये दिखाता है कि समर्थन काफी व्यापक था और मुद्दा सिर्फ एक समुदाय की चिंता तक सीमित नहीं था। तो हमने बिल को समझा, उसके पीछे की घटनाओं और आरोपों को देखा, उसके जबरदस्त समर्थन और फिर विरोध को भी जाना, और अंत में गवर्नर के वीटो को।
अब अगर हम इसे थोड़ा समेटें, खासकर यूपीएससी के नजरिए से, तो इस पूरे प्रकरण से क्या मुख्य बातें या विश्लेषण सामने आते हैं? देखिए, यहाँ कई स्तरों पर महत्वपूर्ण चीजें उभरती हैं जो यूपीएससी के सिलेबस से सीधे जुड़ती हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जमीनी असर, IRGS-2। ये दिखाता है कि कैसे दो देशों के बीच के मुद्दे, जैसे भारत कनाडा या भारत अमेरिका के बीच का तनाव, उनके डायस्पोरा समुदायों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। विदेश नीति सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होती। सही कहा, डायस्पोरा अब विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। जी हाँ। दूसरा, मानवाधिकार बनाम सुरक्षा, ह्यूमन राइट्स वर्सेस सिक्योरिटी, GS-2-3। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एक गंभीर खतरा है, लेकिन उससे निपटने के तरीके क्या हों? क्या सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या नागरिक अधिकारों से समझौता किया जा सकता है? AFF का विरोध इसी चिंता को दर्शाता है। ये संतुलन बहुत नाजुक है। जी हाँ। तीसरा है शासन और संघवाद, गवर्नर का वीटो। ये सवाल खड़ा करता है कि ऐसे मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका क्या हो। क्या ये पूरी तरह से संघीय मामला है या राज्यों का भी इसमें रोल है, खासकर जब स्थानीय पुलिस को ट्रेनिंग देने की बात हो? और चौथा पहलू, डायस्पोरा की अपनी राजनीति। बिल्कुल, डायस्पोरा की आंतरिक राजनीति, डायस्पोरा पॉलिटिक्स, GS-2। ये घटना अमेरिका के भीतर भारतीय मूल के अलग अलग समूहों, सिख, हिंदू, मुस्लिम के बीच की गतिशीलता, उनके अलग अलग हितों और उनके राजनीतिक प्रभाव को उजागर करती है। कैसे वो अमेरिकी सिस्टम में लॉबिंग करते हैं। और आखिर में यूपीएससी के लिए इसकी उपयोगिता। हाँ, ये पूरा मामला मेंस परीक्षा के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। GS-2 IR गवर्नेंस और GS-3 इंटरनल सिक्योरिटी में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, डायस्पोरा मैनेजमेंट, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, इन सब पर लिखने के लिए ये एक ठोस समकालीन उदाहरण है और प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं। वाकई ये बहुत बहुस्तरीय मामला है और दिखाता है कि कैसे आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहीं दूर की घटनाएं भी स्थानीय समुदायों पर गहरा असर डाल सकती हैं। सही कहा। और ये चुनौती सिर्फ अमेरिका या भारत के लिए नहीं है। दुनिया भर के लोकतंत्रों को सोचना होगा कि वो अपने यहाँ रह रहे लोगों को विदेशी हस्तक्षेप से कैसे बचाएं, वो भी बिना उनके अपने अधिकारों को कमजोर किए। तो संक्षेप में कहें, आज हमने कैलिफोर्निया के SB 509 बिल के वीटो के बहाने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जटिल मुद्दे, उससे जुड़ी घटनाओं, अलग अलग नजरियों और इसके व्यापक निहितार्थों पर एक उम्मीद है गहन चर्चा की। हमने देखा कि कैसे सुरक्षा की चिंता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का सवाल आपस में टकराते हैं। और यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। इस वीटो के बाद क्या होगा? क्या गवर्नर का बताया प्रशासनिक रास्ता काफी होगा या फिर ऐसे कानूनों की जरूरत दोबारा महसूस होगी? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतांत्रिक समाज अपने मूल सिद्धांतों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, असहमति का अधिकार को बनाए रखते हुए बाहरी खतरों से अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये एक लगातार चलने वाली बहस है। ये सचमुच एक विचारणीय प्रश्न है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर scroll.in पर आधारित हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दुनिया भर की घटनाओं में गहरी रुचि रखते हैं, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल है या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन पर गौर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे उसका गहन विश्लेषण। तब तक के लिए धन्यवाद।